आज जो मैं स्टोरी एक्सप्लेन कर रही हूँ उसका नेम है इम्पॉसिबल लव। और ट्रस्ट मी गाइस, ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आएगी क्योंकि ये काफी क्यूट और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। मिलिए हर्षी नियन से, जिसे हम पूरी स्टोरी में नियन कह के पुकारेंगे, और यही है हमारी इस स्टोरी का मेन लीड। साथ ही साथ इसका नेचर भी काफी केयरिंग और क्यूट है। और ये है शुंग शेंग हूँ, जो हमारी इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। इसकी लाइफ में बहुत सारे राज हैं और बहुत गलत हुआ है इसके साथ, जो धीरे धीरे हमें पता चलेगा। इसे हम शुंग कह के पुकारेंगे पूरी स्टोरी में। तो चलो स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम रोड पे चलती एक कैब को देखते हैं, जिसके अंदर रेडियो पे कॉमर्शियल चल रहा था, जिसमें एक लेडी ये कंप्लेन कर रही थी कि मेरा हस्बैंड बेड में उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से मेरा सेकंड चाइल्ड भी बॉर्न नहीं हो पा रहा। इस प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए उस कॉमर्शियल में एक हर्बल मेडिसिन रिकमेंड की जा रही थी, जिसे सुन के कैब का ड्राइवर हंसते हुए इस कॉमर्शियल के बारे में अपने पैसेंजर से बातें करने लगता है कि कैसे ये कॉमर्शियल्स कितने ज्यादा स्क्रिप्टेड होते हैं। वो पैसेंजर और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर शोंग था। कैब ड्राइवर उससे पूछता है कि बच्चे, क्या तुम यहाँ वेकेशन पे आए हो? शुंग हाँ बोलता है तो कैब ड्राइवर उसे ढेर सारी पॉपुलर प्लेसेस सजेस्ट करने लगता है, जिसे वो वेकेशन के टाइम पे एक्सप्लोर कर सकता था। और साथ ही उसे एक फेमस टी यूनिवर्सिटी के बारे में भी बताता है। पर इस ड्राइवर को कौन बताए गाइस कि हमारा शुंग इसी यूनिवर्सिटी में काम करने तो आया है। एक एरिया में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से कैब को थोड़ी देर के लिए वहाँ रोकना पड़ता है। कैब ड्राइवर तो नॉन स्टॉप बातें करते ही जा रहा था, पर शुंग का ध्यान तो कहीं और ही था। शुंग देखता है कि कैब के बाहर एक व्हाइट कलर के बालों वाला लड़का है जो पैम्पलेट बांट रहा था। उसे देख के शुंग मन में सोचने लगता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा लंबा है, इसकी हाइट 6 फुट 2 इंच तो होगी ही। शुंग बड़े ही ध्यान से उस लड़के को देखते हुए ये सारी चीजें सोच रहा होता है और ड्राइवर की बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ड्राइवर शुंग को उसकी डेस्टिनेशन पे पहुंचा देता है और वहां पे कैब रोकते हुए उससे कहता है, बच्चे हम पहुंच गए। बहुत देर से मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, क्या तुम टीवी पे आ चुके हो? शुंग ड्राइवर से इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो साफ साफ इनकार करते हुए कहता है, नहीं, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है, मैंने आपको पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। ये कहने के बाद शुंग कैब के बाहर निकल जाता है। कैब से बाहर आने के बाद शुंग एक नंबर डायल करता है और फोन पे बात करते हुए कहता है, हे शियू, मैं एंट्रेंस पे पहुंच चुका हूँ, तुम कहाँ हो? हाँ, क्या कहा तुमने? तुम यहीं पे हो? पर मुझे तो कहीं भी नजर नहीं आ रहे। ये कहते हुए शुंग अपनी गर्दन इधर उधर घुमा के आसपास देखने लगता है, पर उसे उसका दोस्त नजर ही नहीं आ रहा था। तभी पीछे से एक मोटा सा आदमी उसके बम पे जोर की किक मारता है और चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम अंधे हो गए हो? क्या हम तुम मुझे पहचान भी नहीं पा रहे? शुंग उस आदमी की ओर मुड़ के सरप्राइज टोन में कहता है, ये क्या हो गया? तुम तो कुछ ज्यादा ही फैल गए हो। तुम्हारे 6 पैक्स, तुम्हारे पत्थर जैसे हार्ड एब्स सब कहाँ चले गए? तुम तो स्कूल में बहुत पॉपुलर हुआ करते थे। शुंग की बात सुन के उसका दोस्त जियू बड़ी सी स्माइल करते हुए कहता है, हे, अब इस चीज का इतना बड़ा मुद्दा भी मत बनाओ, तुम भी रिटायर होने के बाद मेरी तरह ही दिखोगे। ये बात सुन के तो शुंग तुरंत इनकार कर देता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी शियू की तरह गोल मटोल नहीं दिखना चाहता था। वो रिटायरमेंट के बाद भी फिट ही रहना चाहता था। शियू शुंग के पेट को टच करते हुए उसकी अच्छी बॉडी और वेल डिफाइंड मसल्स की तारीफें करने लगता है। शियू को ऐसे टच करते हुए देख के शुंग उससे कहता है, हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बॉडी है मेरी, पर अब मुझे छूना बंद करो। मैंने सुना था कि रिटायर होने के बाद तुमने एक कैफे खोला था, तो बताओ तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? शियू स्माइल करते करते शुंग को अपने बिजनेस के बारे में बताने लगता है और फिर उससे पूछता है, मेरा छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ। तुमने तो जी जान लगा दी थी मेहनत करने में ताकि तुम नेशनल टीम में पहुंच पाओ, तो तुम वहाँ रुक के ट्रेनिंग क्यों नहीं कर रहे हो? तुम यहाँ क्यों आ गए? तुम्हें तो वहीं रुकना चाहिए था ना, तुम यहाँ क्यों आ गए कोच बनने? शियू का सवाल सुन के शुंग उस डोपिंग टेस्ट को याद करने लगता है जिसमें वो फेल कर गया था
और उसके पास्ट की पुरानी पुरानी दर्द भरी यादें सब कुछ उसे रिकॉल होने लगती हैं, जिसकी वजह से उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। वो तो इतना ज्यादा सैड लग रहा था कि पूछो ही मत। पर वो अपनी इस सैडनेस को शियू को बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहता था, इसीलिए वो फेक स्माइल करते हुए शियू से कहता है, मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। शियू को भी पता था कि सुंग झूठ बोल रहा है, उनकी फ्रेंडशिप इतनी ज्यादा गहरी भी नहीं है। ऐसे ही हंसी मजाक करते करते वो दोनों लंगोटिया यार अपने रास्ते की तरफ चल देते हैं। चलते चलते शुंग शियू को बताता है, 15 साल 22 की उम्र से लेके 27 साल की उम्र तक हाई जंप ही मेरी जिंदगी और मेरी हर एक सांस रही है। हाई जंप तो जैसे मेरी बॉडी का एक पार्ट हो, बिल्कुल मेरे ब्लड और मसल्स की तरह। हाई जंप अब एक ऐसी चीज बन चुकी है जिसके बिना मैं जिंदा ही नहीं रह सकता। इसीलिए जब मैं रिटायर भी हो जाऊं तभी भी मैं हाई जंप से रिलेटेड ही कुछ करना चाहता हूँ। शुंग चलते चलते शियू को ये सारी चीजें बता रहा होता है कि तभी उसकी नजर सामने से आते हुए पर्सन पे जाती है। ये वही पर्सन था जिसे शुंग ने थोड़ी देर पहले देखा था, वही वाइट बालों वाला लड़का। शुंग अपने आंखों से ही उस लड़के की पूरी बॉडी को स्कैन करता है। इसकी हाइट 195 सेंटीमीटर, इसकी मसल्स काफी टोन्ड है, पतली कमर भी है, लंबे लंबे पैर और इसकी बॉडी पे फैट का एक भी ट्रेस नहीं है। अगर ये कोई एथलीट ना भी हुआ तभी भी ये कम से कम जिम पे तो रहता ही होगा। शुंग उस व्हाइट हेयर बॉय को देखते देखते ये सारी चीजें सोच रहा होता है कि तभी उसका दोस्त शियू भी शुंग को वो लड़का दिखाते हुए उसकी तारीफें करने लगता है, जिसे देख के शुंग स्माइल करते हुए कहता है, हाँ मैंने देखा उसे। अगर वो हाई जंपिंग नहीं करता होगा तब तो ये बड़ी शर्म की बात होगी। शुंग भी ये बोल ही रहा होता है कि तभी वो लड़का उसके जस्ट सामने आके फ्लायर को उसकी ओर करते हुए कहता है, हे जरा देखो तो इसे। ये कहते हुए वो लड़का उस फ्लायर को शुंग की ओर बढ़ा देता है। उन दोनों की नजरें जैसे ही मिलती हैं, शुंग के लिए तो पूरी दुनिया जैसे थम सी जाती है। वो तो बड़े ही ध्यान से उस लड़के को ही देख रहा होता है। वो तो जैसे अपनी नजरें उस लड़के से हटा ही नहीं पा रहा था। शुंग को ऐसे रिएक्ट करते हुए देख के वो लड़का प्यारी सी स्माइल के साथ बोलता है, हे मुझे ऐसे घूरना बंद करो और फ्लायर को देखो। अब तक तो आप सबको पता चल ही गया होगा कि यही हमारी स्टोरी का मेन लीड है नियेन। चलो गाइस, फाइनली इन दोनों की मुलाकात हो ही गई। नियेन तो एक ही टाइम पे क्यूट और हैंडसम दोनों लग रहा है ना गाइस। नियेन के हाथ में जो फ्लायर था, शुंग जब उसे देखता है तब उसे रियलाइज होता है कि उस फ्लायर पे तो प्रीमेच्योर को ट्रीट करने के लिए सर्जरी की बात की जा रही थी। यह ऐसी सर्जरी थी जिसमें पूरे के पूरे पार्ट को ही हटाने की बात कही जा रही थी। ओह माय गॉड गाइस, देखो ना नियेन को, ये पहली बार अपने हस्बैंड से मिल रहा है। ये इन दोनों का पहला इंटरेक्शन है और ये इतनी खतरनाक सी सर्जरी के एडवर्टाइजमेंट के साथ उसके सामने खड़ा हो गया है। नियेन के हाथ में जो फ्लायर था, शुंग जब उसे देखता है तब उसे रियलाइज होता है कि उस फ्लायर पे तो प्रीमेच्योर को ट्रीट करने के लिए सर्जरी की बात की जा रही थी। यह ऐसी सर्जरी थी जिसमें पूरे के पूरे पार्ट को ही हटाने की बात कही जा रही थी। शुंग अभी उस एडवर्टाइजमेंट को देख ही रहा होता है कि तभी नियेन उसे शुंग की ओर आगे करते हुए कहता है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस पे अपना नंबर लिख देना। इसके साथ साथ आपको एडिशनल डिस्काउंट्स और प्रमोशनल्स भी मिलेंगे। नियेन की बात सुन के शुंग ऑकवर्ड सी स्माइल करते हुए पूछता है, क्या मुझे देख के तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे इस टाइप की सर्जरीज की जरूरत होगी? शुंग की ऐसी सिचुएशन देख के तो उसके दोस्त शियू को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था और वो जोर जोर से उसे पीटते हुए हंस रहा होता है। शियू अभी इस सारी सिचुएशन को एंजॉय करते हुए हंस ही रहा होता है कि तभी नियेन एक और फ्लायर को उसकी ओर करते हुए कहता है, सर अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो आप भी इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अब शुंग की बारी थी शियू का मजाक उड़ाने की और इसके ऊपर हंसने की। पर रियलिटी तो ये थी कि शियू इस चीज में इंटरेस्टेड था। वो शुंग के फेस पे स्मैक करते हुए नियेन के पास आके उसके हाथ से फ्लायर लेते हुए धीरे से पूछता है, क्या सिर्फ एक पर्सन के लिए कोई ऑफर है, बताओ मुझे। नियेन जवाब देता है कि होना तो चाहिए, मैं ढूंढ के आपको बताऊंगा, बट एक पर्सन के लिए डिस्काउंट उतना ज्यादा नहीं होगा। शियू को सर्जरी के बारे में ऐसे क्यूरियोसिटी के साथ इंफॉर्मेशन बटोरते हुए देख के तो शुंग मन ही मन हंस रहा होता है।
उसे ऐसे हंसते हुए देख के शियू उसे मारते हुए कहता है, तुम किस बात पे हंस रहे हो? हाँ, मैं तो अपने एक कजिन के लिए पूछ रहा था। इस पे शुंग हंसते हुए बोलता है, अरे अरे चिंता मत करो, मैं तुम्हें जज थोड़ी ना करूंगा। ऐसे ही बातें करते करते वो दोनों उस अपार्टमेंट के पास पहुंच जाते हैं जो शियू ने शुंग के लिए ढूंढ के रखा था ताकि वो वहां पे ठहर सके रेंट पे। अपार्टमेंट के अंदर जाने के बाद शियू शुंग को अपार्टमेंट दिखाता है और उसे कहता है कि तुम भी अपने एंड से एक बार इसे अच्छे से देख लो। यहाँ की लाइटिंग काफी अच्छी है, इसे ढूंढने में मुझे काफी टाइम लग गया। शुंग उस अपार्टमेंट को लेने के लिए तुरंत राजी हो जाता है और शेयू से लैंडलॉर्ड का नंबर मांगता है। शेयू कहता है कि मैं तुम्हें टेक्स्ट कर दूंगा। वैसे तुम कोचिंग कब स्टार्ट कर रहे हो? जब तुम्हें टाइम मिलेगा तो तुम मेरे कैफे पे जरूर आना। जब से मैंने कैफे ओपन किया है तब से तुम एक बार भी नहीं आए। शुंग कहता है कि मुझे थोड़े दिन का टाइम दो, मैं सोच रहा हूँ कि क्लासेस स्टार्ट होते ही अपनी ड्यूटी भी स्टार्ट कर दूँ। बच्चे अपकमिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉलेज मीट के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो काफी टाइम से ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो कल जाके मुझे ये चेक करना होगा कि उनकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है। शुंग की बात सुन के सेयू सरप्राइज टोन में पूछता है, पर इतनी जल्दी क्यों है? क्या उनके पास और कोचेस नहीं हैं? शुंग उसे बताता है, हाई जंप टीम के जो कोच थे कोच वांग, उनकी तबीयत खराब हो गई है, इसीलिए अब मेरी बारी है कोच की पोजीशन संभालने की। नहीं तो मेरे कोच बनने का टाइम इतनी जल्दी नहीं आता। वैसे भी अगर टाइम से पहले ही चीजें हो जाए तभी भी अच्छा ही है। देख रहे हो गाइस, बंदा कितना ज्यादा पॉजिटिव है, कैसी भी सिचुएशन में ये पॉजिटिव पॉइंट्स निकाल ही लेता है। वैसे इसकी लाइफ काफी ट्रेजिक रही है, आगे आपको पता चलेगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि शुंग का दोस्त जा चुका था और अब तक शुंग ने एकदम अच्छी तरीके से अपना बेड अरेंज कर लिया था और अब बारी थी कबर्ड को ठीक करने की। शुंग कबर्ड खोल के देखता है तो कबर्ड के अंदर ढेर सारे हैंगर टंगे हुए थे और सारे ही हैंगर्स के ऊपर बोज लगे हुए थे। सारे हैंगर्स पिंक कलर के थे और सब पे बोज लगे हुए थे। देख के ही पता चल रहा था कि जरूर किसी लड़की ने ही खरीदे होंगे। कबर्ड की ऐसी हालत देख के शुंग को पता चल जाता है कि पिछला जो टेनेंट रहा होगा वो जरूर कोई लिटिल गर्ल ही रही होगी। शुंग सोचता है कि अभी के लिए इन्हीं हैंगर से काम चलाता हूँ, ये भी ठीक ही है। ये सोचते हुए वो अपने कपड़ों को हैंगर्स में टांगने लगता है। कबर्ड को अच्छे से अरेंज करने के बाद शुंग अपने बैग से एक एक बुक्स निकालने लगता है ताकि उन्हें भी अरेंज कर सके। बुक बाहर निकालते हुए बुक के अंदर से शुंग को एक पुरानी फोटोग्राफ मिलती है। उस फोटोग्राफ में शुंग था एथलीट के आउटफिट में और साथ में उसके कोच खड़े थे। दोनों ही बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे। कोच थम्स अप दिखा रहे थे और शुंग तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड था। उस पुरानी फोटो को देख के शुंग की वो पुरानी दर्द भरी यादें फिर से ताजा हो जाती हैं और वो अपनी आंखों को हाथ से कवर करते हुए बेड पे लेटते हुए धीरे से कहता है, आई एम सॉरी कोच, मुझे माफ कर दीजिए। ये बोलते हुए शुंग फ्लैशबैक में चला जाता है और अपने कोच के बीच हुई प्रीवियस कन्वर्सेशन को याद करने लगता है। शुंग कोच के पास बैठ के उनसे पूछ रहा था, आप कैसे हैं कोच वांग? अब आपको हाल फिलहाल में कैसा फील हो रहा है? कोच शुंग को बताते हैं कि पहले से बहुत अच्छा लग रहा है। डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि किडनी सिस्ट रिमूवल सर्जरी से पहले मुझे रेस्ट करने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि मुझे कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेना चाहिए और रेस्ट करना चाहिए। चलो अब मेरी बातें छोड़ो, तुम बताओ, तुम्हें नेशनल टीम से सस्पेंड कर दिया गया है, ऐसा कैसे हो गया? कोच वांग का सवाल सुन के शुंग कुछ नहीं बोलता और उदास चेहरे के साथ अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। वो तो इतना ज्यादा उदास लग रहा था कि पूछो ही मत। उसे ऐसे सैड देख के कोच गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, ठीक है, अगर तुम इस बारे में बात नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। तुम कॉलेज में थे तब से मैं तुम्हें कोचिंग दे रहा हूँ। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ऐसी छोटी हरकत कभी नहीं करोगे। मुझे इस सर्जरी से रिकवर होने के लिए कम से कम 1 महीने तो लगेंगे ही। तब तक के लिए क्या तुम टी कॉलेज की टीम को कोचिंग देना चाहोगे? कोच वांग का ये सवाल सुन के शुंग सरप्राइज चेहरे के साथ उनकी ओर देखने लगता है। कोच वांग आगे बोलते हैं, एक एथलीट का करियर बहुत छोटा होता है। 22 से लेके 28 साल की उम्र के बीच एक हाई जंप एथलीट अपने करियर की पीक पे होता है। उसके बाद उसे ये सोचना पड़ता है कि अब आगे वो क्या करना चाहता है। इसीलिए ज्यादातर एथलीट्स 30 साल की उम्र तक रिटायर हो जाते हैं। शुंग,
बीमारी और बुढ़ापा दो ऐसी चीजें हैं जो एक एथलीट के चैंपियन बनने के सपने के टाइम को बहुत छोटा कर देती हैं। तुम ऑलरेडी 27 साल के हो चुके हो। अब टाइम आ गया है कि तुम इस बारे में सोचो कि तुम रिटायरमेंट के बाद क्या करोगे। कोच वांग और अपने बीच हुई इस कन्वर्सेशन को याद करके शुंग अपने फोन पे लगे वॉलपेपर की ओर देखते हुए खुद से कहता है, टी कॉलेज एक अच्छा बैकअप प्लान है। मेरे पास कोई रीजन नहीं है कि मैं कोच के इस ऑफर को डिक्लाइन करूं। एक एथलीट होने की वजह से मेरे लोअर बैक, हिप जॉइंट्स और नीज में भी बहुत सारी इंजरीज हैं। मेरे नी कैप्स और एंकल्स भी काफी स्ट्रेन्ड हो चुके हैं। सस्पेंशन पीरियड खत्म होने के बाद अगर मैं वापस भी लौटा तो भी मैं कितने टाइम तक ही टिक पाऊंगा? क्या मेरे चैंपियन बनने की कोई पॉसिबिलिटी है? सब कुछ बहुत अनसर्टेन है। यही ढेर सारे ख्याल शुंग के दिमाग में चल रहे थे। बेचारे शुंग को तो उस चीज की सजा मिली जो गलती उसने कभी की भी नहीं थी। गाइस, क्या आपने शुंग के वॉलपेपर को नोटिस किया कि उसके फोन के वॉलपेपर के ऊपर 191 डेज लिखे हुए थे? यानी कि शुंग की सस्पेंशन खत्म होने में 191 डेज बचे हुए हैं। उसके बाद उसकी सस्पेंशन खत्म हो जाएगी और वो वापस से हाई जंप कर सकता है। धीरे धीरे शुंग की लाइफ के और राज भी खुलेंगे, पर सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि अगले पार्ट में वो और अच्छे से अपने होने वाले हस्बैंड से मिलेगा।